अच्छा जी, ये देखें इसके अंदर ये पेपर नवंबर 24 का, यह है नवंबर 24, यह पेपर नवंबर 24, तो पेपर 3-2 है अभी के वेरिएंट का है। इसका देखेंगे, इसका जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मैस 2 kg इज अटैच टू वन एंड ऑफ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग। जब मैंने इसको पढ़ा लाइट इलास्टिक, मुझे मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये हुक्स लॉ का क्वेश्चन होगा ऑफ नेचुरल लेंथ। तो सबसे पहले आप डेटा इसके अंदर उसने इसकी दी हुई है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ जो है वो उन्होंने इसकी दी हुई है 0.8 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने दिया है लेमडा इसका 100 न्यूटन। The other end of the string is attached to the fixed point O on a smooth horizontal surface. The particle is moving in a horizontal circle about O. जैसे हम देखें वो कह रहे हैं कि जैसे ये सपोज O है, इसको जैसे एक horizontal surface के ऊपर रखा हुआ है यहाँ में, तो ये इस तरह से ना horizontal इस तरह से ये सर्कल के अंदर जो है ना ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। और ये इसका मैस भी उन्होंने बता दिया है, इसका मैस उन्होंने दे दिया है इज इक्वल टू 2 kg। अच्छा जी, और क्या फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, द पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट विद स्ट्रिंग टॉट एंड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड उसने बता दिया ओमेगा, जो कि उसने बता दिया 5 रेडियन पर सेकेंड। जैसे ये सबसे एंगुलर स्पीड ओमेगा इसके साथ 5 रेडियन पर सेकेंड के साथ ये मूव कर रहा है। तो फाइंड कहते हैं इसका जो है ना इसकी एक्सटेंशन फाइंड करें, ये करें फाइंड एक्सटेंशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। सो ये सर्कुलर मोशन और इसका इकट्ठा कंबाइंड क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे जब इसके अंदर जो पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव करेगा तो अंदर की तरफ इसके अंदर टेंशन होगी इसके अंदर। तो टेंशन के लिए जैसे देखें कि अगर मैं वो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला फार्मूला लगाता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो जैसे एफ इज इक्वल टू एम में, तो वो आपको बताइए एफ इज इक्वल टू एम में तो फार्मूला है ना, तो एफ जी फोर्स होगी और एक्सेलेरेशन जैसे पता सब बच्चों को ये इस साइड पे हम बना लेते हैं इसका लर्निंग कॉर्नर। जैसे सर्कल के अंदर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो ये अगर सपोज उसका रेडियस आर है तो ये उसका सेंटर है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और उसके बाद एक्सेलेरेशन का क्या है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम में। सो एस इज इक्वल टू, अगर उन्होंने हमें एंगुलर स्पीड दी होगी तो मैं एक्सेलेरेशन की जगह ये लगा दूंगा, तो जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर उन्होंने लीनियर स्पीड दी होगी तो यहाँ से मैं ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू लगा के तो एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये फार्मूले बन जाते हैं। अब देखिए इसने एंगुलर स्पीड दी है, मैं इसके अंदर वो यहाँ पे ये फार्मूला, ये इसके अंदर टेंशन है टी और एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये मैं इसमें अंदर लगा देता हूँ। अब जैसे देखें कि टेंशन जो है ना इसके अंदर वो हुक्स लॉ से हम फाइंड करेंगे, तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ है टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ओवर ए। तो मैं इसके अंदर अभी ये लगाता हूँ, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं अगर लगाता हूँ तो ये जगह टी इज इक्वल टू लैम्डा उन्होंने मैं बता दिया इसके अंदर है 100 और एक्सटेंशन तो एक्स ही है, उसका मैं पता नहीं, उसकी नेचुरल लेंथ है 0.8, वो मैं इधर इस टी की जगह पे लगा देता हूँ। ये जगह 100 एक्स डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल टू मैथ उसने इसका 2 बता दिया है। अब देखें इसका ये रेडियस जो है ना, ये रेडियस इसके अंदर एक्सटेंशन भी है, इसकी नेचुरल लेंथ तो 0.8 है और प्लस इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन भी है, तो इसका रेडियस जैसे हमारे पास हो जाएगा 0.8 प्लस एक्स और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो उसने हमें 5 बताई है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर बस। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें 100 ओवर 0.8, 100 ओवर 0.8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया है 125 एक्स इक्वल टू, यहाँ से ये 25 इंटू 2 कितना हो गया, ये जगह 50 इंटू 0.8 प्लस एक्स हमने कैलकुलेट करना है। मैं 125 को 50 पे अगर डिवाइड कर दूँ डिवाइडेड बाय 50 तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2.5x इक्वल टू 0.8 प्लस एक्स। अब इस एक्स को इधर से जाके इसमें से माइनस कर दें, हो जाएगा 1.5x इक्वल टू 0.8। सो एक्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1.5,
सो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.8 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया है 0.533, और अगर इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते तो ये आ रहा था 8/15। ये इसका आंसर आ, ये इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके अंदर पार्टिकल ऑफ मैस, पार्टिकल p ऑफ मैस m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ लाइट, ये भी उसी का ही आ गया हुक्स लॉ। 2 क्वेश्चन आप देखें, वहाँ पार्टिकल p ऑफ मैस m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ लाइट इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ। हाँ जी, नेचुरल लेंथ इस क्वेश्चन में बता दिया है a है। नेचुरल लेंथ उन्होंने बता दिया इसकी ये है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने बता दी लैम्डा इज इक्वल टू 5 mg। The other end of this spring attached to a fixed point O, the spring hangs vertically with P below O। जैसे देखेंगे इस तरह से है कि यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसके साथ जो है ना यहाँ पे वो O इसके साथ यहाँ बांधा हुआ है। This spring hangs vertically with P below O। The particle is pulled down and released from rest when the length of the spring, ये टोटल उसने बता दी इसकी जो लेंथ है ना वो बता दी उसने 3/2 ए होगी, जिसके अंदर उसकी ये होगी नेचुरल लेंथ ए होगी यहाँ तक का आप सपोज कर लेते हैं, और 1/2 उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई है। सो ये टोटल इसकी लेंथ हो गई। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी बिलो ओ व्हेन पी फर्स्ट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। देखिए जब यहाँ से इस पार्टिकल को यहाँ से आप छोड़ेंगे तो ये अब जाहिर है कि ये यहाँ तक तो नहीं रुकेगा उसकी नेचुरल लेंथ से पहले, पहले ऊपर जाके कहीं जगह पे जाके रुकेगा, तो हमने वही उसका कैलकुलेट करना है डिस्टेंस के साथ। मैं सपोज कर लेता हूँ कि डिस्टेंस एक्स पे अपनी नेचुरल लेंथ के बाद ऊपर जाके ना वहाँ पे ये रुकता है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का लेवल यहाँ से कर लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसके ऊपर लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो ये एक्स कैलकुलेट अब होगा नहीं। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे इसके मुताबिक इसके अंदर जो है ना वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा x²/2 है। अब लैम्डा उन्होंने बता दिया यहाँ पे है 5 mg, और एक्सटेंशन है इसके अंदर 1/2 की, तो हो जाएगा 1/2a² डिवाइडेड बाय 2, और नेचुरल लेंथ इसकी ये हो गया। अच्छा अब आप देखिए इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी का लेवल दिया ना, इससे वो पार्टिकल ये नीचे है, तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgh 1/2 a इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे भी वो आके रुकेगा ना, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो गई, और इसके अंदर अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि इसके अंदर होगी अब यहाँ पे ये एक्स हमें पता नहीं है उसका, तो हो जाएगा 5 mg x² एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय 2a, और साथ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस mg और x। ये मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया है। mg थ्रू आउट सारों में से कैंसिल हो रहा है, mg को कैंसिल कर देते हैं, और साथ ये वाला 2 भी, ये वाला 2 भी, और ये वाला 2 भी कैंसिल हो रहा है, और फिर इससे आगे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और mg भी कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आ गया 5/4, mg कैंसिल हो गया ना, ये वाला एक a वाला इस वाले a के साथ कट जाए तो 5/4a माइनस यहाँ से भी mg भी, और ये कट गया, यहाँ पे रह गया a इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 5x²/a प्लस mg इधर से भी कट जाए, और साथ क्योंकि सारों को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इधर रह जाएगा हमारे पास 2x, और ये फ्रैक्शन को अच्छा यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, हाँ ये 4 आ रहा है, ये इधर 4 के यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/4a इक्वल टू 5/a x² प्लस 2x। अब फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैं 4a से सारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से रह जाएगा हमारे पास a² इज इक्वल टू, इसको जब मैं 4a से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये कटेगा, ये रह जाएगा
20x² प्लस जब इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8ax। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें अब, ये 20x² प्लस 8ax माइनस a² इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ a लगा हुआ है। 20x², ये 8 है, 20 बनता है, तो प्लस 10ax माइनस 2ax माइनस a² इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम ले लेते हैं 10x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस a। इसमें से ले लेते हैं माइनस a कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस a इक्वल टू 0। इधर से x इज इक्वल टू -1 और 2 आएगा ना, वो तो माइनस वाला हमें ले लेना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/10a। ये आ जाएगी इसकी ओनली वैल्यू फॉर x। अच्छा, उसने पूछा ये हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p बिलो o। मैंने तो ये वाला x कैलकुलेट कर लिया ना, तो इससे ये वाला असल में उसने ये वाला इतना दिया चीज पूछी है हमसे। ये वाला ये बिलो कहाँ पे, वो रेस्ट के ऊपर आएगा। तो डिस्टेंस बिलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिलो a, डिस्टेंस बिलो o व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल, वो उसकी जो है वो नेचुरल लेंथ थी a, तो जहाँ पे वो रुकेगा तो ये इसमें से -1/10 कर दिया, तो ये हो जाएगा 9/10a। इस इतने पे जाके वो नीचे से रुकेगा। अब देखिए नेक्स्ट है, ये वही आ गया क्वेश्चन इसका मोमेंटम का। तो मोमेंटम का क्वेश्चन के अंदर आ गया, द डायग्राम शोज आइडेंटिकल स्मूथ यूनिफॉर्म स्फीयर्स a and b of equal radii and each of mass m. The two spheres are moving on a smooth horizontal surface when they collide. The speed of, अच्छा उसने बता दिया इसकी स्पीड है, the two spheres move on a smooth horizontal, स्पीड इसकी a की स्पीड 2u के साथ इधर आ रहा है, और ये आ रहा है इसके साथ ये 3u के साथ। तो वो कहता है कि बिफोर a's डायरेक्शन इन द मोशन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ सेंटर्स एंड b's डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ a. After collision, B moves perpendicular distance, the coefficient of restitution. Coefficient of restitution वो इनके दरम्यान में बता दिया, is equal to 1/3। अच्छा देखिए यहाँ पे उसने कहा हुआ है, इसका तो एंगल बताया ना, इसका एंगल कोई बच्चा बता सकता है ये एंगल कितना होगा। उसने कहा है कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है, A's डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइंस ऑफ सेंटर्स एंड B's डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ A। हम देखेंगे जैसे अगर वो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मैं ये आपको एक दफा बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखेंगे इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूँ ना यहाँ पे, और इसको मैं एक्सटेंड करूँ, तो वो कह रहा है कि ये एंगल जो है ना 90 डिग्री का इनके दरमियान, इनकी डायरेक्शन वो 90 डिग्री पे वो दूसरा पार्टिकल आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन लगाऊं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। ये बात समझ आ गई है बच्चा हमजा खान? जी सर। हाँ, ये बस इतना ही हमें चाहिए था। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप देखें कि वही जो आपको बताया इन वाले क्वेश्चंस के अंदर, मोमेंटम को ऑब्लिक मोमेंटम वाले इन क्वेश्चंस के अंदर जो थ्योरी आपको बताई हुई है वो यही है। 3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1 कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरी बात याद रखनी है न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन लॉज ऑफ जो इसके अंदर यूज होते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is equal to E time relative velocity of approach. E time relative ना लिखें, relative नहीं, बस E relative velocity of approach। और थर्ड ये चीज़ है कि जैसे देखें कि अगर कोई पार्टिकल इधर से आगे टकराता है ऐसे नीचे इसके साथ, तो ये इस तरफ चला गया, सपोज ये इधर से आ रहा है u स्पीड के साथ, ये वाला एंगल थीटा है, ये वापस निकल रहा है v स्पीड के साथ, और ये वाला एंगल सपोज ऐसे कोई फाई हो, तो ये जो इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहता है ये सेम रहता है, यानी कि u cos थीटा इक्वल टू v cos फाई के बराबर होता है। और ये होगी इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये जैसे ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा v sin फाई, और ये इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी जो इसकी तरफ जो जा रहा है, जैसे ये, तो ये है v sin थीटा। तो न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन के मुताबिक जैसे ये हमारे पास हो जाएगा v sin फाई इक्वल टू e टाइम v sin थीटा। ये इसकी क्वेश्चन बनती है। ये 3 बातें बस इसके अंदर आपने ख्याल रखनी।
अब आप यहाँ पे देखें कि वो ये कहता है कि इसकी एंगल यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर पहले ये फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये 3 मार्क्स का ये है ना, और भी है इसका। हाँ, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। तो ये देखेंगे वो तो स्पीड ही कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये टकराने के बाद जैसे ही आपस में कोलिजन के बाद मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, वैसे तो उसने हमें बता दिया होगा ये। अब ये देखेंगे और ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में सपोज कर लिया है। तो ये इस तरह से हमने इसको पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूँ न्यूटन लॉ, ये सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये जा रहा है इसकी तरफ, ये जगह हमारे पास 2u m इंटू 2u कॉस थीटा। ये तो पार्टिकल देखे ना, ये तो इस तरफ जा रहा है और ये वाला पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, इसकी डायरेक्शन। जो पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं उनको हम प्लस लेंगे और जो इधर आ रहे हैं उनको नेगेटिव। तो ये हो जाएगा m इंटू 2u कॉस थीटा, और वो इस तरफ आ रहा है माइनस m इंटू, ये हो जाएगा 3u कॉस 90 माइनस थीटा। तो जो ये हो जाएगा 3u कॉस 90 माइनस थीटा, जो है ना 3u साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा mv प्लस mw। अब सारों में से जैसे हम अगर मैं कैंसिल कर दूं तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2u कॉस थीटा माइनस 3u साइन थीटा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। सर ये दूसरी, बी तो ऊपर को नहीं निकल रहा। उसने बी, कहा है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ हाँ हाँ सेंटर। हाँ यस यस यू आर क्वाइट राइट, बट ये देखिए कि मैंने अभी अभी तो वो मैंने डब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब मैंने वैसे सपोज जो किया ना इसकी वेलोसिटी डब्ल्यू ये जीरो है, इसका मतलब ये है। ठीक हो गया सर। वो मैं डब्ल्यू लगा दूंगा जीरो, अभी मैंने उसको मुताबिक थ्योरी के मुताबिक इसको कर रहा हूँ। जब मैं करूँगा ना तो मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वो कहता है पार्टिकल, ये जो पार्टी उसने बी मूव्स परपेंडिकुलर, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर इन द लाइन ऑफ सेंटर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो मैंने इसके अंदर लिया ना, इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू शुड बी जीरो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ये कह रहे हैं असल में हम। तो वो अब मैं करता हूँ इसको, जब मैं करूँगा ना तो ये हमारे पास हो जाएगा न्यूटन। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो जब न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि डब्ल्यू माइनस वी इक्वल टू ई टाइम, ई शायद उन्होंने बता दिया, हाँ ई टाइम 1/3 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जैसे देखें इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास u cos 2u cos थीटा। ये देखिए ये इसकी तरफ जा रही है, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी है ना, और ये इस तरफ आ रहा है, ये अब दोनों प्लस होंगी, माइनस और फिर ये आगे फिर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है माइनस। अब ये हो जाएगी प्लस 3u cos 90 माइनस थीटा करना है ना, तो 3u ये साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्योंकि वो असल में उसने डब्ल्यू में अगर बी की स्पीड फाइंड करूँ ना मैं, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना, देखेंगे ये वाला v इस वाले v से कट जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2w इक्वल टू, दूसरी साइड से हो जाएगा 2u cos थीटा माइनस 3u साइन थीटा प्लस 2/3u cos थीटा प्लस 3 से 3 कट जाए u साइन थीटा। अब यहाँ से जैसे वो बकर सिद्दीकी कह रहा था ना, सिंस b moves perpendicular after collision, therefore w should be zero। जब मैं इसको जीरो लगा दूंगा और सारों को u पे डिवाइड भी कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2/3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये रहेगा। तो अब ये देखें आप इस तरह करें कि ये साइन माइनस 3 साइन थीटा में से साइन माइनस 2 हो गया ना, इसको इस साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू ये cos 3 to the 6 प्लस 2 8/3 cos थीटा हो गया। ये वाला 2 इसको कैंसिल करें 4, इस cos को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू 4/3। इट इम्प्लाइज दैट कि tan थीटा इक्वल टू 4/3। ये इसका आंसर आ गया। उसने ये कहा था कि आप यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ
tan थीटा है वो हमने फाइंड कर लिया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आपने करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जब आप करेंगे, यहाँ पे हम लिखें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू हाफ एम, और वो जो ए पार्टिकल है ना वो किस स्पीड के साथ आ जा रहा है, 2u के साथ, हाफ एम 2u स्क्वायर प्लस, और दूसरे वाला 1/2m वो 3u के साथ आ रहा है, 3u स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 4/2mu स्क्वायर प्लस 9/2mu स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हमारे पास आ जाएगी 9 + 4 13/2mu स्क्वायर। अब हम निकालनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो है वो देखें कि दी स्पीड ऑफ बी जो है आफ्टर कोलिजन जो है, स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, W तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो है ना, बस इसका सिर्फ वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ पे 3u cos थीटा हो जाएगा। 3u साइन होना 90 - 3u cos थीटा हो जाएगा, 3u cos थीटा। अब क्योंकि वो हमने ऊपर tan थीटा कैलकुलेट कर लिया, ये tan थीटा आ गया 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ये थीटा हो गया, ये हो गया 4, ये 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 3u cos थीटा की वैल्यू 3/5 हो गई। सो ये हमारे पास हो जाएगा 9/5u। तो ये स्पीड ऑफ आ गई बी आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से अब हमने निकालनी है स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। देखें उसका तो वो क्योंकि कंपोनेंट निकला है ना, उसका एक कंपोनेंट वी आ जाएगा। जैसे मैं इसको यू को इक्वेशन नंबर 1 में डब्ल्यू को जीरो रखूंगा ना, 2u cos थीटा माइनस 3u। तो ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, और वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2u sin थीटा। तो स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन हो जाएगी, इसके मार्क्स इसने कम रखे हैं ना, ये तो है थोड़ी वर्किंग ज़्यादा इसका हो जाएगा। यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है 2u sin थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2u sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस, और ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना ये वाली, यहाँ पे मैं w जीरो लगाऊं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 2u cos थीटा माइनस 3u sin थीटा, उसका स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 2u cos थीटा माइनस 3u sin थीटा का स्क्वायर। तो इसके अंदर भी हम वैल्यूज लगा देते हैं सारी। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं या इधर ही वैल्यूज लगा दूं, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा यहाँ से 4/5, अगर मैं इधर लगा देता हूँ 4/5, 4 to the 8, 4 to the 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64/25 u स्क्वायर प्लस, अगर इधर मैं लगाता हूँ cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू है 3/5, ये हो जाएगा 10/5। साइड पे जरा कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 10/5 u माइनस साइन थीटा है यहाँ पे 4/5, तो 4 3 दा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2u cos थीटा है 3/5, तो 3 to the 6 होगा, सुनिए ये 6 होगा माइनस 3u sin थीटा हो जाएगा 4/5, 4 3 दा 12, ये हो जाएगा 12/5, ये आ रहा है माइनस, ये देखिए उसके आंसर आ रहा है -6/5 ये हो जाएगा, और स्क्वायर जब आप इसका करेंगे तो 36/25u स्क्वायर। तो इसकी स्पीड आ गई है ये, इस में ये बन जाएगा 100/25u स्क्वायर, 25 को से काटे 4, तो ये स्पीड ऑफ इसकी हो गई है 2u। सो बस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आप लगा दें इस तरह से, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल, वो था 13/2, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 13/2 mu स्क्वायर, इसमें से माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो हो जाएगा हमारे पास -1/2 m, और अगर b का करते हैं तो उसका है 9/5u इसका स्क्वायर, और फिर माइनस
1/2m, और वो जो दूसरे वाला उसका है 2u इसका स्क्वायर। बस इसको अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 13/2 mu² माइनस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 9, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 81। हाँ, ये हो जाएगा 81/50 mu², माइनस इसका 4 आएगा ना, वो 2 इसको कैंसिल करें, बाकी आ जाएगा 2u²। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं कैलकुलेट, तो आपके पास ये आ जाएगा mu 13/2 minus 81/50 minus 2, 72/25। यहाँ से आएगा हमारे पास 72/25 mu²। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया है 72/25 mu²। बस अब देखिए सी पार्ट के अंदर कहता है फाइंड इन डिग्री, फाइंड इन डिग्री कहता है, फाइंड करें इन, फाइंड इन डिग्री करें, फाइंड द मोशन ऑफ ए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए डिफ्लेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे देखें, ये भी इसका देखा कि इसकी जो स्पीड है ना, ये आ रही है यहाँ पे माइनस, इसमें से निकाल देना 6/5u। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v है ना, मैंने तो इस तरफ ली थी ना, तो ये आफ्टर डिफ्लेक्शन, जैसे देखिए कि ये तो इधर जा रहा था ना, जैसे ये आफ्टर डिफ्लेक्शन जो है ना, वो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो जैसे बन रहा है ना 2u cos थीटा ये, और जो इसका ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ना 2u cos थीटा, वो तो 2u sin थीटा, वो इस वक्त भी वही रहेगा 2u sin थीटा। और ये वाला जो है ना इसका, वो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, वो माइनस आया है 6/5, -6/5u, -6/5u आया ये। तो अब आप इसको और इसको डिवाइड करें तो 2u sin थीटा, तो इसका ये देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ना ये वाला, वो आया है -6/5u, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, जैसे वो ऐसे वैसे डाउनवर्ड ऐसे, वो जो कंपोनेंट इसका आया है वो है 2u sin थीटा, और sin थीटा है 4/5, तो हो जाएगा 8/5। तो ये देखेंगे इस तरह से, जो ना वो आप यहाँ से ये वाला माइनस ये वाला हो गया, इस तरह से ये माइनस ये और ये, इन दोनों को जब आप इसका यहाँ से इसका एंगल, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा। तो अब मैं इसके अंदर लगा देता हूँ tan थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस, जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे ना, ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करना, तो ये -8/6, और ये आ जाएगा -4/3। तो इधर से देखें कि इसकी ये इस तरह से था ना, ये पार्टिकल ऐसे आ रहे थे, ये दोनों पार्टिकल जो है वो ये जो है ये पार्टिकल जैसे हैं, ये पार्टिकल है, ये ऐसे आके टकराया इसके साथ u 2u के साथ, और इसका यहाँ पे एंगल ना थीटा, वो हमने tan थीटा देखिए, जो हमने इधर ऊपर फाइंड किया ना tan थीटा, वो भी आया है वो भी tan थीटा जो हमने पार्ट ए में फाइंड किया ना, हाँ वो भी 4/3 आया है। जब आप 4/3 tan इनवर्स करते हैं ना कैलकुलेटर से, तो ये वाला एंगल वो बता देता है tan इनवर्स 4/3, ये मेरा ख्याल है 53 पॉइंट कुछ बताता है, tan इनवर्स 4/3, हाँ 53.13, ये वाला एंगल आ गया 53.1 डिग्री। जब आफ्टर आफ्टर डिफ्लेक्शन ये है ना माइनस, ये देखिए आया 4/3, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है ना इस तरफ है, ये भी आया 53.13 डिग्री। तो पार्टिकल जो है ना, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। उन्होंने वैसे मार्किंग सी में ये लिखा हुआ है, जैसे ये देखें इन दोनों एंगल्स को ऐड करके ना उसने 180 से माइनस किया है, तो ये इस तरफ को पार्टिकल जो है निकल गया ऐसे। तो वैसे तो ये आंसर इसका ठीक था, ये tan थीटा यहाँ से हमारे पास आ रहा है, जैसे कि tan थीटा इक्वल टू -4/3, और एंगल इसकी डायरेक्शन आ रही है जैसे वो इस साइड पे, तो -53.13 डिग्री, ये इस तरह
लेकिन उन्होंने मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि जैसे ये है कि 180 माइनस 2 टाइम ये देखिए 53 ये और 53 ये 53.13 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 और 180 माइनस आंसर कर दिया, तो ये 73 पॉइंट, ये 73 पॉइंट कुछ 7 डिग्री के करीब ये उसने जवाब दिया हुआ। जैसे ये भी आंसर ठीक है और मेरे ख्याल में तो ये भी आंसर ठीक है। ऐसे जैसे ये पार्टिकल जो है ना इसकी ये डायरेक्शन आ रही है, उन्होंने ये किया कि ये दोनों को इन दोनों को प्लस करके ना 180 से माइनस करके वो कहते हैं पार्टिकल इस डायरेक्शन में से मूव करेंगे। अब देखें ये नेक्स्ट, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अब ये देखें वही इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। द एंड उसने कहा हुआ है कि ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी, ये जो उसने दिया ऑफ लेंथ 6 और वेट इसका W है, is contact with the rough vertical wall. The end of the light in extension of length 3a, अच्छा ये 3a है, is attached to the point C, यहाँ से उसको C के साथ उसने यहाँ पे इसको अटैच करके स्ट्रिंग के साथ ऊपर बांध दिया। The other end of the string is attached to the point D vertically above A. The rod is in equilibrium when the angle between is theta, ये थीटा, और थीटा उसने मैं बता दिया यहाँ पे कि tan थीटा उसने यहाँ पे दे दिया कि tan थीटा इज 3/2, जो हमें जरूरत देखेंगे उसके मुताबिक ये हम बना लेते हैं। थीटा इसका मतलब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, √9 + 4 तो √13 ये बाय पाइथागोरस ये आ गया उसने, ये मैं दे दिया। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ये एंगल द पार्टिकल ऑफ वेट W पॉइंट E, अच्छा वो उसने दे दिया। द रॉड एंड द स्ट्रिंग आर इन वर्टिकल प्लेन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द, ये भी उसने बता दिया। यहाँ पे हमें E जो है वो उसने बता दिया 1 सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसने बता दिया 1/3। अच्छा इसका मतलब है देखेंगे वो कह रहा है द रॉड इज अबाउट टू स्लिप डाउन द वॉल, ये रॉड जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ होगी इसकी म्यू आर, या इसको चलें हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी एफ कर देते हैं, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आर ऐसे आर इधर आ गया। अब ये जो पार्टिकल है इसका वेट भी W है, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस तरह से इसका वेट W होगा। जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड है उसका मिडल में से वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये हो गया इसका वेट W इस तरह। तो बस अब आपने ये देखा, और ये इसका अंदर टेंशन है, ये स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ, इसके अंदर टेंशन T है। अब ये देखें ये वाली लेंथ 3 है, ये भी लेंथ 3 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर मैं इसके कंपोनेंट, ये एंगल थीटा हो गया हमारे सामने, तो ये इसका कंपोनेंट बना, इसका ये कंपोनेंट ये बनता है और एक कंपोनेंट ये बनता है। तो बस आपने जैसे भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन होंगे आपने लेफ्टवर्ड फोर्सेस को राइटवर्ड इक्वेशन बनानी है। किस तरह बनानी है? लेफ्टवर्ड को राइटवर्ड और अपवर्ड को डाउनवर्ड के इक्वल करना है फोर्सेस को, और किसी एक के अबाउट मूवमेंट लेके तो फिर आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए कि अगर मैं इसको करता हूँ अपवर्ड को डाउनवर्ड के और लेफ्टवर्ड को राइटवर्ड के इक्वल करूँ, ये देखिए टेंशन जो T जो है ना वो इस तरफ है, इसका एक कंपोनेंट एंगल के सामने वाला हो गया T sin थीटा और एंगल के साथ वाला हो गया T cos थीटा। अब अगर आप लेफ्टवर्ड फोर्सेस को, जैसे ये लेफ्टवर्ड फोर्सेस को राइटवर्ड के इक्वल करते हैं, तो लेफ्टवर्ड फोर्स नजर आ, राइटवर्ड मुझे एक नजर आ रहा है R, और लेफ्टवर्ड की तरफ जाता हूँ मुझे नजर आ रहा है T sin थीटा। तो थीटा साइन थीटा तो उसने बता दिया 3 और √13 में लिख भी सकते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पे हमें इस तरह से बताया। अच्छा एक तो ये अपवर्ड को डाउनवर्ड के इक्वल करें, अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स नज़र आ रही है आपको? अपवर्ड नज़र आ रही है, जब अपवर्ड को आप डाउनवर्ड के इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी, अपवर्ड की तरफ है F प्लस T cos थीटा इक्वल टू, ना ये वाला F ऊपर की तरफ और ये वाला T cos थीटा, और नीचे की तरफ है एक ये वाला W और एक ये वाला W, 2W, एक ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। और जो उसके अलावा जो R है वो तो सब बच्चों आप उसमें पता ही, आपने जैसे दूसरे मैथ में पढ़ते हैं R नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है? म्यू आर के, म्यू उसने बता दिया हमें 1/3, तो F इज इक्वल टू एक इक्वेशन ये बनी, F इज इक्वल टू 1/3R। अब एक आपने जो है ना वो मूवमेंट के साथ एक इक्वेशन बनानी है। मूवमेंट अबाउट किसी भी मूवमेंट अबाउट ऐसी जगह से लेते हैं जहाँ से ज़्यादा फोर्सेज जो है ना वो खत्म होती है। जैसे मैं मूवमेंट अबाउट C ले लूँ या मूवमेंट अबाउट A ले लूँ, दो फोर्सेज खत्म होंगी। अगर अबाउट C लेंगे तब भी वो फोर्स, मूवमेंट अबाउट अगर C लेंगे तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मूवमेंट अबाउट C, क्योंकि वो बीच के बीच में इन्वॉल्व करना ना, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मूवमेंट अबाउट जब C लेंगे ना तो इसका मतलब है टेंशन तो C के अंदर से गुजर रही है ना, तो ये वाले भी काम खत्म, जीरो हो गया, और ये वाला वेट का भी काम खत्म हो गया। अब आपने देखना है कि मूवमेंट जब लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सी फोर्स है? एक तो ये है
जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये वाली फोर्स इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, और एक ये वाली फोर्स है, और ये सॉरी ये क्लॉकवाइज है, और ये जो आर जो है ना इसके मुताबिक ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इनको आपने करना है। अगर मैं आर को करता हूँ तो आर आ जाएगा इक्वल टू यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a कॉस थीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय 3a कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा। अगर वो आप वेट लेते हैं ना, ये वाला वेट डब्ल्यू, ये वाला वेट, तो इसका ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेना है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। और ये वाली जो सी ई लेंथ है ना, ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ तक उसने के ए और यहाँ पे 3 है, ये वाली लेंथ हो जाएगी के ए माइनस 3 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ये वाली लेंथ है के ए माइनस 3 है इंटू वो है ना कॉस, ये है ना असल में यहाँ से ये देखें ना, ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये लेंथ हो जाएगी के ए माइनस 3a कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। और उसके बाद आप देखेंगे ये जैसे ये वाली फोर्स होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद जो एफ है, एफ मल्टीप्लाइड बाय ये एफ है ना फोर्स, तो इसका ये वाला परपेंडिकुलर, इस सी से इसका ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 3a साइन थीटा। यहाँ से रहेगा प्लस एफ इंटू 3a साइन थीटा। बस अब ये इक्वेशन बन गई है। ए पार्ट तो इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और दूसरा एक और पार्ट भी फाइंड, दोनों पार्ट जो है ना वो इन्हीं इक्वेशन से, बस ये इक्वेशन टोटल इसकी जो बन सकती थी ना वो बन गई है। अब हमने फाइंड करना है इसके अंदर के, और वो जो है ना वो फाइंड करनी है टेंशन शायद क्या फाइंड करें, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करें, एफ फाइंड करना है। तो चले पहले तो हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है के। तो के कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये वाली मैं अगर इक्वेशन ले लेता हूँ, ये जो हमने इसमें, तो इसके अंदर ना कॉस थीटा वगैरह इसकी वैल्यू लगा देते हैं। उसने हमें दे दिया ऊपर टेन थीटा दिया है उसने 3/2, तो वो सारी वैल्यूज इसमें हम लगा देते हैं। टेन थीटा दिया ना उसने, 3 इधर बना लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। ये जगह थीटा टेन थीटा 2/3, 2 ये 3 ये अंडर रूट 9 + 4 13 हो गया। टेन थीटा में 2/3 में 3/2 दिया, सॉरी 3/2 दिया, ये 3 ये 2 आ गया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। जैसे देखिए ये r इंटू ये 3 है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2/√13 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू के ए माइनस 3a साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/√13 प्लस ये f जो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 1/3r के बराबर है, इसकी जगह पे लगा देते हैं 1/3r, और ये हो जाएगा 3a, और साइन थीटा की जगह पे लगा देते हैं 3/√13। सब में a सारों से कैंसिल हो रहे हैं, √13 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। तो इस तरह इसको करते हैं, √13 भी सारों का कट गया और a भी कट गया, जैसे रह जाएगा 6r, इधर से भी a भी कट गया, √13 भी कट गया। तो ये हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 3w इंटू के माइनस 3 प्लस इधर से भी √3 भी कट गया और a भी कट गया और एक 3 इसके साथ कट गया। तो प्लस ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ से 3r। तो इसको जाके अगर इसमें से माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 3r इक्वल टू 3w इंटू के माइनस 3, और ये वाला 3 भी इस वाले 3 से कट जाए, तो r इज इक्वल टू w इंटू के माइनस 3। अब हमने किसी तरह से r को और इसको आपस में करना है कि ये किस तरह से आपस में हो सकते हैं इक्वल। तो मैं इसकी एक इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे ऊपर मैंने एक इक्वेशन थी हमारे पास, ये तो मैंने मूवमेंट वाली इक्वेशन से लिया ना,
एक ही क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ से मैं ये है ना, जैसे ये वाली क्वेश्चन है, ये वाली इसी क्वेश्चन से कर देता हूँ। एफ की वैल्यू है 1/3r, एफ की जगह पे लगा दिया 1/3r प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू 2w हो गया। और आर की जगह पे यहाँ से लगा देते हैं टी साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 टी साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू 2w आ गया। तो अब इन द सेंस की वैल्यूज लगा दें। साइन थीटा हमारे पास 1/3 है और साइन थीटा है 3/√13, 3/√13 इंटू आ गया टी प्लस टी कॉस थीटा जो है वो 2/√13 इंटू टी आ गया इक्वल टू 2w हो गया। तो √3 से ये हो जाएगा 3, ये वाला 3 से कट गया। √13 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 है, ये हो जाएगा 3t इक्वल टू हमारे पास 2/√13 इंटू डब्ल्यू आ गया। तो इस तरह से जो है ना वो हमारे पास ये आ जाएगी, टी की वैल्यू आ गई है। शायद ये किसी और भी आसानी से हो सकता हो, कैलकुलेटर मैंने कर दी, इस तरह से ये हो गया, ये टी की वैल्यू आ गई। अब ये टी का और इसका क्या रिलेशन है डब्ल्यू का, तो आर इक्वल टू हमारे पास है ये, आर इज इक्वल टू इसकी जगह लगा दें 2/√13/3 और ये डब्ल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू है 3/√13, 3 से ये 3 कट जाए, √13 से कट गए, तो ये आ जाएगा 2w। आर की वैल्यू वो यहाँ लगा देते हैं, 2w इक्वल टू डब्ल्यू इंटू के माइनस, ये वाले डब्ल्यू से कट जाए तो के इज इक्वल टू 5, ये इसका हिस्सा आंसर आ गया। बस ये क्वेश्चन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं आपने, बस जैसे मर्जी करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि एफ कैलकुलेट करना है, 2 मार्क्स का ये है, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं एफ। तो एफ अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास ऊपर वाला एफ का जो ये हमने जो इक्वेशन बनाई है इसका, ये वाला एफ वाला इक्वेशन है, ये जो बनाई है ये एफ वाली इक्वेशन, ये एफ प्लस टी जो है ना, इसको हम इसको ले लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एफ प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू 2w, एफ प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू 2w, और एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2w माइनस टी कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2/√13, 2/√13 और ये टी आ गया। इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू लेके आना है, तो टी हमने यहाँ पे कहीं टी निकाला था, ये देखिए ये टी निकाला, ये देखिए ये भी ये काम आ गया, ये टी निकाला है, टी इज इक्वल टू 2/√13/3w, वो इसकी जगह पे टी की जगह लगा दें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आंसर लेके आना है ना। तो ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू 2w माइनस 2/√13 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली है ना वो है 2/13/3w, ये 13 वाला इससे कट जाए, सो एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2w माइनस 4/3w, सो एफ इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस 2, इसमें से निकाल दें 4, तो ये 2/3w हो जाएगा इसका। ये इस तरह से ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, इसके अंदर पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड दिस, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आ गया है। अब आप देखेंगे इसके अंदर वो कहता है कि इसके अंदर ना ये पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे ये देखेंगे पार्टिकल को एक ग्राउंड से यहाँ से उन्होंने फेंका है, विद स्पीड u एट एंगल थीटा, और थीटा उसने यहाँ पे बता भी दिया हमें कि टेन थीटा उसने हमें बता दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, और पार्टिकल अंडर ग्रेविटी पासिस थ्रू द पॉइंट, अच्छा ये किसी एक पॉइंट में से भी पास करता है, जो उसने हमें पॉइंट बता दिया है, एक उसने पॉइंट बता दिया, ये पता नहीं कहाँ पे है, मैंने वैसे 3/4/5 ये है, ये लगा दिया इसमें। वो कहता है इसमें हिंट भी बता दिया, यूज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री टू शो दैट, ये करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो आपको फार्मूला शीट में MF19 में गिवन होगी, नहीं भी याद तो वो है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर
ओवर 2u² इंटू cos² थीटा यार। अब वो कहता है कि ये इस पॉइंट में से गुजर इसमें से गुजरता है, इस वाले पॉइंट में। सो y की वैल्यू उसने बता दी 4/5a इक्वल टू x की वैल्यू बता दी उसने 3a और tan थीटा बता दिया 1/3 माइनस जी x² x बताया उसने 3a, तो ये हो जाएगा 9a² डिवाइडेड बाय 2u² हमने फाइंड करना है और cos² थीटा में दिखाना पड़ेगा। cos² थीटा ये होगा, ऐसे हो जाएगा ना, tan थीटा उसने बताया 1/3, इसका मतलब ये 1 ये 3 ये अंडर 9 प्लस 1 ये अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो cos² थीटा हो जाएगा 3/√10, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/10 तो ये इस तरह से हमारे पास अब ये बन गई। अब आप देखेंगे मैं इसको कर लेता हूँ 4/5a इज इक्वल टू ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाए, बाकी रहेगा माइनस है इस माइनस प्लस ये रहेगा माइनस ये वाला 9 इस वाले 9 से कट जाए, ये 2 5 द 10 इस 5 को ऊपर ले जाएं, ये जगह 5, हाँ वो आंसर उसमें लेके आना 5g a² ओवर u²। अब a को भी थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, ये जगह 5g ओवर u² इक्वल टू 1 माइनस 4/5। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 5g ओवर u² इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो u² इक्वल टू 25 ag आ गया। तो ये हमें शो करना था पहला पार्ट, तो ये पहला पार्ट हो गया 25, ये शो हो गया। इसका मतलब है कि u इक्वल टू नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास 5/√ag के इक्वल आ गया। ये जब हमने कहीं यूज़ करना होगा तो इसको हम इस तरह से जो है ना वो यूज़ करना। तो ये देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि 20वां पार्ट है इसका, वो कहता है एट द इंस्टेंट when p is moving horizontally particle q is projected from o with speed v at an angle of alpha। मतलब ये कहता है कि जब ये वाला पार्टिकल जो है ना p ये यहाँ पे पहुंच गया था ना हाईएस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल ये मूव कर रहा था, तो वो इधर जा रहा था, तो तब इस वक्त से ना यहाँ से उन्होंने एक और पार्टिकल को यहाँ पे फेंका है विद स्पीड v और एट एंगल अल्फा। तो अच्छा अब आप देखेंगे ये है, अब उसकी वो कहता है कि स्पोर्ट भी करें, इसका मतलब वो दोनों साथ ही उसने जो अंदर दिया है वो कहता है पार्टिकल p एंड q रीच द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एट सेम टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट से जब ये नीचे जाएगा ये वाला पार्टिकल बाद में उसने फेंका ना q ये था और p उस वक्त यहाँ पे था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर p के लिए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t हो और इसकी जो रेंज है वो r हो, तो फॉर q के लिए हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 1/2t और रेंज उसकी r ही रहेगी, क्योंकि वो इसी जगह पे दोनों सेम पॉइंट का तो डिस्टेंस सेम ही, वो नीचे से हॉरिजॉन्टली सेम डिस्टेंस रेंज उसकी, वो रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, वो एक ही कंबाइन ही कवर करते हैं। अच्छा अब आप देखेंगे ये जो इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो जो इसके लिए हैं वो तो अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ आपको पता है कि इसकी क्या होती है y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ GT² और x इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव y डॉट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा माइनस GT और x डॉट हमारे पास आ जाएगा u cos थीटा। इस तरह से अगर आप देखें कि अगर आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ये फार्मूला अगर नहीं भी याद तो बंदा फॉर्म बना सकता है। आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे ये y डॉट जीरो होगा, जब y डॉट को जीरो रखेंगे तो आपके पास इसका जो टाइम आएगा ना t वो हाफ आएगा, जैसे कि वो आ जाएगा ऊपर, जब डॉट जीरो रखते हैं ना डॉट, तो ये यहाँ तक का टाइम आएगा, इधर तक का p, वो फिर आगे डबल हो जाएगा ना इसका टाइम, तो इसका हो जाएगा 2 इधर से आएगा u साइन थीटा और तो ये हमारे पास असल में हो जाएगा 2u
साइन थीटा ओवर जी, ये हो जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका। और अगर आपने इसकी रेंज फाइंड देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं इसका निकाल लेता हूँ टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और यू हमने ऊपर निकाल लिया, यू क्या निकाला, ये 5/√a जी, ये दोनों के लिए सेम होना ना, ये हमारे पास हो जाएगा 5/√a जी ओवर, ये नीचे जी है, और साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा, तो थीटा से बता दिया ना, हाँ साइन थीटा जाएगा 1/√10, और साइन थीटा जाएगा यहाँ से 1/√10। तो ये देखें कि t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये 5/10, इससे कैंसिल हो आधा, और ये वाला g आधा कैंसिल हो, ये हमारे पास हो जाएगा 10a/g, ये आ गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर आप रेंज देखें इसकी, रेंज के लिए होता है, रेंज फाइंड करने के लिए, तो रेंज के लिए जैसे ये हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, ये है u cos थीटा, और टोटल इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो 2u साइन थीटा ओवर जी है, वो है 2u साइन थीटा ओवर जी, ये आ गया। तो इसकी रेंज जो है ना वो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब इसकी रेंज आ जाएगी u/u², u² जो ऊपर हमने भी फाइंड किया वही पूरा लगा देते हैं, 25 a g मल्टीप्लाइड बाई 25 a g 2u² ओवर जी है, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/√10 और 3/√10, 1/√10 और 3/√10। तो ये देखिए, ये वाला जी इस वाला जी से कट जाए, नीचे से 10 आएगा, यहाँ से 50 और 10 कैंसिल करें 5, तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 15a, उसके लिए भी रेंज आएगी। अब आप देखेंगे अगर मैं क्यू के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूँ, क्यू के लिए, फॉर क्यू उसकी स्पीड निकालनी है ना v, तो क्यू के लिए जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, फार्मूला तो उसका भी है वही होगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उसका था 2u साइन थीटा ओवर जी, तो इसके लिए हो जाएगा 2v साइन अल्फा ओवर जी। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट उसके साथ, तो इसका टाइम 1/2t है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2v साइन अल्फा ओवर जी। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v साइन अल्फा इक्वल टू 2 को इसके नीचे 1/4 g, और ये t हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, इसको मैं लगा देता हूँ 1/4 g, और t की वैल्यू ये हमारे पास 10a/g, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/4, इन दोनों जी को कंबाइन कर दूँ ना अगर, तो मैं हमारे पास हो जाएगा 10a और g, तो ये v आ गया। उसके बाद ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद रेंज ऑफ क्यू, रेंज तो दोनों की सेम है, उसकी भी उतनी है इसकी भी उतनी है, 15 है। और इसके लिए रेंज का फार्मूला जो लगेगा क्यू के लिए, वो लगे जाएगा ये 2 रेंज ऑफ क्यू जो है v cos अल्फा इंटू टाइम, रेंज ऑफ क्यू फाइंड, अच्छा फार्मूला वो है ना, इसका फार्मूला x इज इक्वल टू v cos अल्फा इंटू टी, तो ये हो जाएगा v cos अल्फा इंटू टाइम 1/2t, इसके लिए टाइम लगेगा ना 1/2t, तो ये होगा 1/2t इक्वल टू 15 है। सो ये हमारे पास हो जाएगा v cos अल्फा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए 30a, और टाइम इसके नीचे आ जाए 1/t, टाइम हमने यहाँ पे कहीं, हाँ ये निकाला हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √g/10a। अच्छा मैं देखना ये टाइम निकाला हुआ है ना 10a/g, तो हमने इसका उल्टा के यहाँ पे लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह ये। तो बस अब आप देखिए हमने v फाइंड करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये कि क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि v², ये बड़ी एक फेमस टेक्निक है कि v² साइन स्क्वायर अल्फा और v² कॉस स्क्वायर अल्फा, v साइन अल्फा हमने वो फाइंड किया जो कि हमारे पास हो जाएगा 10/16 AG, ये यहाँ से ये, और इसका आ जाएगा हमारे पास प्लस 900, ये हो जाएगा ना a², और इसका g हमारे 900/10 AG हो गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से ये इन दोनों में से देखें v² अगर कॉमन लें तो अंदर आ जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है,
इनका ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल कर दें, और इधर से भी इसको आप कर लें कैलकुलेटर से, तो हाँ जी, ये आ जाएगा हमारे पास 725 over 8 kg. So it implies that v square equal to 725 over 8 kg. ये आ गया सर, ये वाला कर। अब ये आ गया सर्कुलर मोशन का। समझ आ गई इधर तक ये बच्चा? हम वो जो है हमजा, जी सर। हमजा को आगे समझ। सर मैं कह रहा हूँ कि आप वो लीनियर वो फोर्स इन लीनियर वेलोसिटी वाला वो क्वेश्चन करना पहले, वो करना है लीनियर वेलोसिटी वाला, अच्छा वो कर दूं? वो वेरिएबल फोर्स अंडर लीनियर जी मोशन। जी, वो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कर देते हैं पहले, ये कर देते हैं, ये कर दें। चलो सर ये कर दें। इसमें हम जब उसका इंटीग्रेट करते हैं तो वो ग्रुपिंग वाला मुझे समझ नहीं आता कि वो कब करना है। हाँ ये देखें, क्या चलिए ये मैं पहले ये कर देता हूँ, टाइम का मैं 6 है, अभी ये है भी कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और ये 5 मार्क्स। हाँ ये देखें इसके, चले मैं ये करता हूँ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ पार्टिकल पी ऑफ मास एम, आपने इसको गौर से पढ़ना है। पार्टिकल पी ऑफ मास एम केजी इज हेल्ड एट रेस्ट ओ एंड रिलीज्ड सो दैट इट मूव्स वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब है अब ये जो पार्टिकल है ना, ये इस तरह से ये डाउनवर्ड ऐसे जा रहे हैं अंडर ग्रेविटी, ये जैसे नीचे जा रहे हैं। इसको पहले रेस्ट पे था, मास उसका है, तो इसको जो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करे उसका वेट है एम जी। आगे वो कहता है अगेंस्ट ए ये रेजिस्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। तो इसको आगे से जो रेजिस्टेंस पा रही है ना इस तरफ, वो इसको वो रेजिस्टेंस आगे से पा रही है 0.1 एम वी स्क्वायर की। तो वो कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, आप देखें सारा काम उसी का ही है। या यहाँ पे भी आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब आप इसको करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब आप करेंगे इसको, तो F इज इक्वल टू एम में अब देखेंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स है, नीचे जा रहे हैं एम जी, और जो आगे से रेजिस्टेंस पा रही है वो है 0.1 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलेरेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, डी वी ओवर डी टी, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ओवर डी टी, चेन रूल के अंदर। अब ये वेलोसिटी बनती है, ये हो जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स। तो एक्सेलेरेशन को हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक्सेलेरेशन को हम, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो कह रहे हैं ना, वो इसके अंदर वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वी इन टर्म्स ऑफ टी, बीच में टी लाना चाहते हैं, इसलिए अब मैं एक्सेलेरेशन की जगह ये चीज़ लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेलेरेशन की जगह पे अब लगा दूंगा डी वी ओवर डी टी। तो अब ये देखिए ये वाला m, ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया है डी वी ओवर डी टी इक्वल टू जी की वैल्यू अगर 10 ले लें तो माइनस ही हो जाएगा 1/10 वी स्क्वेयर, या ये हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है 100 माइनस वी स्क्वेयर ओवर 10 और डी वी ओवर डी टी। बस आपके सिलेबस के मुताबिक आप ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म आपके सिलेबस में है। आपने वेरिएबल सेपरेट कर देने हैं। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो आपने इन दोनों को जो है ना वो सेपरेट कर दें। उसके बाद आप देखेंगे इनको जब मैं सेपरेट करूंगा ये ना, तो ये सर हमारे पास पता हो कैसे जाएगा, चलेगा कि dt कौन सी साइड पे जाएगा और dv कौन सी साइड पे जाएगा? ओहो माय गॉड। देखिए कि आपने ये रखना है कि ये आपने ना डीवी और डीटी को रखना है ऊपर हमेशा, बाकियों को इसके मुताबिक एडजस्ट करें। ये नहीं है कि मैं डीवी को इसके नीचे ले आऊं इधर से। तो इसलिए मैं ना इस वाले 100 ओवर वी नहीं स्क्वायर नहीं, को वी के वो इस तरह साथ, नहीं हो रहा था कि dt जो है उस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे। हाँ तो डीटी लेकिन जो है जो ना वो देखे ना, डीटी उधर चला गया ना, तो वो वाली जो दूसरी ये वाली चीज जो है वो इस तरफ, ये वाली जो चीज है वो इधर आ गई इसके नीचे। ठीक है सर। ये देख के करना है, ये नहीं करना है मतलब कि डीटी नीचे गया हो, या तो ये उस बस वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना। जब आपने इंटीग्रेट किया 10 को बाहर निकालें, साइन ऑफ इंटीग्रल 1, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल डी टी। अब आप फार्मूला शीट पे जाके देखेंगे ना, वहाँ पे उन्होंने एक फार्मूला दिया होगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला एम है, वो फार्मूला है 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये फार्मूला है, फार्मूला शीट पे गिवन है, वो आप लगा दें इसके ऊपर। जब वो फार्मूला आप इसके ऊपर लगाएंगे ना 10 इंटू, जैसे मतलब इसके मुताबिक आप देखें ना, इस तरह से हमारे पास बन गया ना 10 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल, ये डी टी हो गया, ये 10 हो गया 1/2a, वैसे देखेंगे ये 10a हो गया, एल एन ऑफ
10 प्लस v ओवर 10 माइनस v इक्वल टू t प्लस c। समझ आ गई सारे बच्चों को? जी सर समझ आ गया। ये वो आप वाला वो 10 टाइम जीरो लगा देंगे तो हाँ, ये वाला ये हमारे पास 1/2 हो गया, तो ये बच गया 10 प्लस v ओवर 10 माइनस v इक्वल टू t प्लस c। अब c फाइंड करने के लिए व्हेन t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में कहा होगा कि ये देखें कि रिलीज्ड, एंड ये लिखा हुआ है रिलीज्ड, उसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी, ये हेल्ड एट रेस्ट, ये भी लिखा हुआ है हेल्ड एट रेस्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। जब आप इसका वेलोसिटी 0, इधर क्या है, हाँ इधर वेलोसिटी जब आप 0 लगाएंगे तो ln ऑफ 10 ln ऑफ 1 वो भी 0 होता है, t भी 0 होता है, तो इसका मतलब है c हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारे पास ये बन गया है 1/2 ln ऑफ 10 प्लस v ओवर 10 माइनस v इक्वल टू t। अब वो कहते हैं v को आपने सब्जेक्ट बनाना है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ से खत्म करनी है, वो कैसे करेंगे, 10 प्लस v ओवर 10 माइनस v इक्वल टू 2t। अब जब आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म खत्म करेंगे तो ये 10 प्लस v ओवर 10 माइनस v इक्वल टू e रेज टू द पावर 2t हो गया। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, जैसे ये करेंगे जैसे हो जाएगा 10 प्लस v इक्वल टू 10 इंटू ई रेज टू द पावर 2t माइनस v इंटू ई रेज टू द पावर 2t। हमने v को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसलिए इस वाले v को आप इस साइड पे ले आए, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा v प्लस v ई रेज टू द पावर 2t इक्वल टू, उसको भी आप इसको में इधर ले आना, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10 ई रेज टू द पावर 2t माइनस 10। तो इसमें से आप v कॉमन ले लें और ऊपर से 10 कॉमन ले लें, तो ई रेज टू द पावर 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2t प्लस 1। ये इसका ये जो है ये v इसका सब्जेक्ट बन गया। क्यों जी हमजा, समझ आ गई नहीं सोचें? जी सर समझ आ गई। और देखें कि ये भी आपने कर लिया, इसका ये जो है ना ये सब्जेक्ट बन गया है। अब देखेंगे इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में वो ये कह रहा है कि वो देखिए वो 6 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का है। इसमें वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर v स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको दोबारा से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऊपर ये क्वेश्चन था ना, ये हमारे पास ये था कि वो मैंने इक्वेशन इसकी बनाई, हाँ ये मैंने बनाई थी ना इसकी इक्वेशन, ये नहीं उन्होंने हमें दी हुई है mg माइनस 0.1 mg माइनस 0.1 m v स्क्वेयर इक्वल टू m a। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेलरेशन को हम dv ओवर dt भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन में उसने दोनों बातें पूछ ली हैं। और एक्सेलरेशन को हम ये भी लिख सकते हैं v dv ओवर dx। अब पहले पार्ट में कहता था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टाइम के साथ बनाओ, अब वो इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी का टाइम x के साथ बनाओ, x के साथ। तो जब आप अब देखेंगे मैं इस यहाँ पे अब मैं इसकी जगह पे ये v dv ओवर dx लगाऊंगा, एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा, ये वाली पहले मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, ये अब मैं ये चीज़ यूज़ करूँ। समझ आ गई जी बच्चा हमजा को? ये वाला m, ये वाला m और ये वाला जी m सर। सेम उसी तरह से ये हमारे पास 10 आ गया माइनस 1 ओवर 10 v स्क्वायर इक्वल टू v dv ओवर dx आ जाएगा यहाँ से। तो सेम उसी तरह से ये भी अगर आप इस कैल्शियम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 100 माइनस वी स्क्वेयर ओवर 10 इक्वल टू वी dv ओवर dx। तो ये देखिए जैसे आप पूछे थे, आप बताएंगे हमने किसको किस साइड पे लेके जाऊं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो 10/100 माइनस v स्क्वायर dv। हाँ उसको v dv के साथ ले जाए और dx वाला करें। जैसे देखिए ना कि अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि v, नहीं सर, इसको अगर अलग-अलग कर लें हम उसको, ऊपर आपने इसको नीचे से डिनोमिनेटर 10 कर लिया ना, अगर ये ना करें बस सीधा dx को उधर लेफ्ट पे ले जाएं और फिर अलहदा से इंटीग्रेट कर दें। हाँ जैसे मर्जी आप अलजबरा जिस तरह मर्जी लगा कर सकते हैं। ये मैंने इसको ऐसे कर दिया है, ये ठीक है सर। बस वो आप मर्जी जैसे मर्जी, मैंने देखिए वो वेरिएबल सेपरेट है उसको कर दिया, ऐसे कर दी जैसे मर्जी। 10 को इधर रहने दें, इधर लेके जाना है, इधर कर दें जैसे मर्जी। अब आप देखें कि इसको वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दें। अब आपके सामने ये फ्रैक्शनल फंक्शन आ गया, आपने डिनोमिनेटर को देखा 100 माइनस 2v है, इसका स्क्वायर 100 माइनस 2v स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है?
-2v, ऊपर 10 है ना, 10 को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे 10 को बाहर निकाल लें, और ये है ना इसका डेरिवेटिव, जैसे ये देखें ये 100 है माइनस ये v स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -2 बनता है, ऊपर v है माइनस नहीं, इसके साथ -2 से इसको कर दिया और -2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, ये dv ये साइन ऑफ इंटीग्रल dx हो गया, हमारे पास हो जाएगा -5, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो उस रूल के मुताबिक ln ऑफ 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया इधर से हमारे पास। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू भी 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 लगाएंगे तो c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5 ln ऑफ 100 आ जाएगा, वो मैं c की जगह पे यहाँ लगा दूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 ln ऑफ 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू x -5 ln ऑफ 100। अब लॉग वाले एक साइड पे कर लें, तो इस तरह से हम कर लेते हैं 5 ln ऑफ 100 माइनस 5 ln ऑफ 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ये जो है x आ गया। अब इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो ये देखिए ये ln ऑफ हो जाएगा हमारे पास 100 ओवर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी ना, 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू x ओवर 5। अब मैं अगर इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म खत्म करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 ओवर 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर x ओवर 5। अब मैं इस तरह कर देता हूँ, अगर मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर कर देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओवर 5, और वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 100 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओवर 5। इट इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 100, इसमें से कॉमन ले लें, इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओवर 5। ये इसका आंसर है। समझ आ गई ये बच्चों को ये इसका? जी सर। हाँ, तो बस ये इसका लास्ट क्वेश्चन, एक सर्कल वाला ये वाला 6 वाला जैसे ये रह गया था, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए इसके अंदर है जो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, 6 मार्क्स का। यहाँ पे उसने ये सारा कुछ ये सिचुएशन दी हुई है, वो कहता है कि इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ से 1/3 है, यहाँ से इसको छोड़ा है, यहाँ पे जाके ये स्लैक हो जाता है। व्हेन द पार्टिकल स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द अपवर्ड पार्टिकल थ्रू ए द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, यहाँ पे जाके स्लैक होता है। तो मैं पहले यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ पे इसकी स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या थी। तो जैसे मैं इसको करता हूँ तो यहाँ से मैं पहले इस वाले के लिए यहाँ से इसका ले लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, इसको मैं रख लेता हूँ 0। सो अब ये देखेंगे, मैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ जब, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी हो जाएगी काइनेटिक हाफ m और ये v स्क्वायर, इसका जब v का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/9 10 AG। ये इस तरह से हमारे पास यहाँ से मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया। समझ आ गई ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके ऊपर हमने लगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे ये लगा दिया, और जब ये उधर से ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये डाउन की तरफ है, माइनस mg ये a है, माइनस mg a cos थीटा इक्वल टू, जब ये यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसकी स्पीड यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी, और ये पूरा जैसे ये इसकी लेंथ ये हो गई। अब सारों के अंदर m कॉमन है, ये वाला m ये वाला m ये वाला m और ये वाला m भी कट गए। 2 से अगर हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल करके इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/9 AG माइनस AG cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2AG। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू कितने मार्क्स है? अच्छा 6 मार्क्स का, ज़्यादा मार्क्स का। सो वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ गया है, इसको मैं इधर ले आता हूँ 9 to the 18 प्लस ये हो जाएगा 28/9 AG, और माइनस इसको ना 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको भी 2 से करना, माइनस 2 AG cos थीटा, ये हमारे पास इस तरह है। तो उसके बाद जो है ना, ये देखें जब ये इसकी स्पीड यहाँ पे आ गई है, अब यहाँ से जब ये पार्टिकल जो है वो अब यहाँ से जब ये यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेटर दोबारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो अब इसके मुताबिक यहाँ से हम ले लेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल टू
दोबारा इसको मैं लगाता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 हाफ एम बी स्क्वेयर, हाफ एम, और ये जो इसकी बी स्क्वेयर हमने ये कैलकुलेट की है, ये 28 ओवर ये कैलकुलेट ये की है 28/9 AG माइनस 2 AG कॉस थीटा और माइनस mg। अब जब यहाँ से लगाएंगे ना तो उसने यहाँ पे कहा है कि ये देखिए यहाँ पे कहा है द डिस्टेंस ऑफ ए बिलो इज 5/9। इसका मतलब है वो कहते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये 5/9 है। इसका मतलब ये टोटल ए था तो बाकी ये वाला रह जाएगा 4/9 है। अब अगर जब इसके मुताबिक करेंगे तो इससे ये 4/9 है, नीचे है, बिलो है, तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल का मतलब mg नीचे ये 4/9 ये आ गया इक्वल टू, जो अगर यहाँ पे बचेगा हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी, ये जब ये यहाँ पे इसका ना ये वाला इसकी ये वाली आईडी हो जाएगी 4/9 ए कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4/9 ए कॉस थीटा। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई, सारों के अंदर m कॉमन है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m और ये वाला m कट जाएगा। तो इस 2 से भी सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 2 इसका कैंसिल हो जाए, इसका भी 2 कैंसिल हो जाए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास बच जाएगा 28/9 AG माइनस 2 AG cos थीटा माइनस 8/9 AG इज इक्वल टू v स्क्वेयर प्लस 8/9 AG cos थीटा। सो ये v स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाइनली, सारा को कंबाइन करके नहीं हो जाएगा 20/9 AG, क्योंकि ये -8 इसमें से निकाल देंगे ना 20, और इसको अगर आप इधर ला के इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -36/9 AG cos थीटा। अब जब वो यहाँ ये जिस जगह यहाँ पे पहुंचेगा ना, ये देखेंगे जैसे इस जगह में इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और इसका एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, साथ टेंशन भी अंदर की तरफ ये t प्लस mg cos थीटा अंदर है, इसके ऊपर अब लगेगा यहाँ पे t प्लस mg cos थीटा, t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वेयर ओवर r। अब उसका जो r है ना वो है 4/9 है, वो 9 इधर चला गया इंटू ये वाली v स्क्वेयर जो क्या है 20/9 AG माइनस 36 नहीं है ये 26 बनेगा, माइनस 26/9 AG cos थीटा। नाइन टू द 18 प्लस 8 26 बनना था। हाँ ये जब आप इसको इधर लेके आएंगे ना ये वाला 9 इस 2 से मल्टी 9 टू द 18 उसके अंदर ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, ये हो गया। ये इन सारा को आप कैंसिल वगैरह ये सारा, और जब ये स्ट्रिंग स्लैक होगा, स्ट्रिंग गोज स्लैक, इसका मतलब है टेंशन इसके अंदर 0 हो जाएगी। जब ये वाली टेंशन जो खत्म हो जाएगी ये वाला m इस वाले m से कट जाएगा, ये जाके उससे a कट जाएगा, 4 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल आप सारे को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास cos थीटा जो है ना वो 2/3 बच जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि जी फाइंड द टेंशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर द इक्विलिब्रियम। जब आप देखेंगे इसके साथ ये जो पैग है ना इसके साथ आगे जब पार्टिकल टकराएगा ना यहाँ पे, तो इसका इमीडिएटली बिफोर, इसका जब इमीडिएटली बिफोर तो इसका जो रेडियस है ना वो a हो जाएगा, और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो हो जाएगा mg, उसके अंदर टेंशन होगी ना ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो है ना टेंशन इसको जब इमीडिएटली बिफोर टेंशन ऊपर की तरफ होगी और mg वेट इसका डाउनवर्ड होगा, जो सेंटर की तरफ अंदर की तरफ होगा उसको हमने प्लस लेना है, जो बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा t माइनस mg। तो पहले इसका हो जाएगा हमारे पास t माइनस mg इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r। उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो उसका जो रेडियस है ना वो a है,
और वेलोसिटी है 28/9 AG माइनस 2 AG cos थीटा, ये आ जाएगा। तो ये जो है टेंशन जो है वो बिफोर पुली है, तो ये इसको हम TB कर लेते हैं। इस सारे को आप सिंप्लीफाई कर लें और इसके अंदर वैल्यूज ये ऊपर हमने निकाल लिया, cos थीटा की वैल्यू लगा दें इसके अंदर, तो टोटल सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये 25/9 mg आ जाएगा। इसी तरह से टेंशन आफ्टर कुली, जब वो ये जो है बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर, जब ये बिल्कुल इसको करेगा ना, ये बिल्कुल ये इसके साथ अभी टच करेगा, तो उस वक्त इसका रेडियस 4/9 हो जाएगा। तो टी हम इसको करेंगे सर टी आफ्टर TA माइनस mg इक्वल टू m। अब उसका जो रेडियस है ना वो गया 4a और जो डिनोमिनेटर में 9 आना था ना उसको मैं ऊपर ले गया, और स्पीड इसकी वही होगी यहाँ पे 28/9 AG माइनस 2 AG, और cos थीटा की वैल्यू जो ऊपर निकाली है 2/3 वो यहाँ पे लगा दें। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास, ये आफ्टर ये हमारे पास टोटल सारा सिंप्लीफाई हो गया ना, तो ये 5 आ जाएगा mg। तो रेशियो हो जाएगी जो हमारे पास टेंशन बिफोर रेशियो टेंशन आफ्टर, बिफोर की है ये 25/9 mg और आफ्टर वाला है 5 mg। ये mg से काट जाइए, 5 5 25, ये आ जाएगा 5/9। तो टेंशन बिफोर रेशियो टेंशन आफ्टर इक्वल टू 5/9 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, ये जो है